बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। ठीक हो गया। और फिर सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि कब हमारे पास वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इसके लिए हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए हमें 3 कंडीशंस फुलफिल करनी है। ठीक हो गया। पहली कंडीशन कौन सी है कि आपके पास वेक्टर फंक्शन उस वक्त कॉन्टिन्यूस होगा जब t इक्वल होगा t0 के। और यहाँ पर हम t0 में डोमेन पुट करेंगे यानी इनपुट पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो इस वजह से पहली कंडीशन ये है कि जब आप डोमेन पुट करें अपने फंक्शन में तो आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, यानी उसकी कोई ना कोई रेंज आनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। आपका फंक्शन अनडिफाइंड आंसर ना दे, यानी इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। फिर अगर हम बात करें सेकंड कंडीशन की, तो जब आप लिमिट अप्लाई करें, ठीक, तो लिमिट मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ओके। और लास्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास एफ ऑफ टी नॉट और लिमिट का जो आंसर हो, यानी फर्स्ट 2 कंडीशंस का जो आंसर हो वो सेम हो अगर, तो आपके पास वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। याद रहेंगी ये तीनों कंडीशंस। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल, ताकि हमें मालूम हो कि हम किस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्ट अप्लाई करेंगे फंक्शन पर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t इज़ द वेक्टर फंक्शन f ऑफ t कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर देख रहे हैं 2 वैल्यूज़ दे दी गई हैं, एक साइन t, एक 1 माइनस t नेगेटिव पावर के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो पहली वैल्यू है आप इसको कंसिडर करेंगे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ f ऑफ t। ठीक। और फिर यहाँ पर ये सेकेंड कंपोनेंट है एफ ऑफ टी का। सही हो गया। तो हम दोनों कंपोनेंट पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट लगा कर देखेंगे कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस। ओके। तो यहाँ पर देखिए f1t आ चुका जो कि वैल्यू थी साइन t। अब आप फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि आप यहाँ पर डोमेन यानी t0 पुट करें। ठीक। इनपुट पुट करें। तो अगर आपके पास रेंज आ जाए एक यूनिक नंबर, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा। डिफाइन जब फंक्शन हमारे पास होगा तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ऐसी बात है। ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने 0 पुट कर दिया। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, टी बिलोंग करे रियल नंबर से। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0 पुट किया तो यहाँ पर आ चुका साइन 0 जो कि 0 के इक्वल होता है। तो अब मैं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी। आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू टी में पुट करेंगे, कोई भी डोमेन देंगे, आपके पास रेंज आएगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता तो अनडिफाइंड हो जाता, इसका मतलब था हम वो वाला नंबर नहीं लेते, इसके अलावा हम बाकी तमाम नंबर टी की वैल्यू में ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपने अपने फंक्शन पर लिमिट लगानी थी। ऐसी बात है। तो यहाँ पर देखिए लिमिट लग चुकी, t अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ टी, और यहाँ पर लिमिट आ चुकी t अप्रोचेस टू 0 साइन t। तो यहाँ पर t में पुट करें अगेन 0, तो आपके पास दोबारा 0 आंसर आ चुका। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक। अब थर्ड रिक्वायरमेंट ये थी कि आपके पास फर्स्ट 2 रिक्वायरमेंट के आंसर इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहली रिक्वायरमेंट का आंसर भी 0 है। ठीक। और यहाँ पर दूसरी रिक्वायरमेंट का आंसर भी 0 था। ओके। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं फर्स्ट कंपोनेंट की फंक्शन की। ऐसी बात है। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। अब यही 3 कंडीशंस हम सेकंड कंपोनेंट पे लगाएंगे और फिर फाइनल आंसर लिखेंगे फंक्शन का। ठीक। अब यहाँ पर देखिए तो f2 आ चुका जो कि था 1 माइनस टी माइनस 1। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव है तो हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर जैसे t में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा, 0। देख रहे हैं, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इस तरह से आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि आपके पास आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड कंपोनेंट में 1 पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा t बिलोंग करेगा तमाम के तमाम रियल नंबर से एक्सेप्ट 1। ऐसी बात है।
तो मेंशन कर देते हैं कि f2t कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ t एक्सेप्ट 1। ओके, तो यहाँ हम दोनों कंपोनेंट पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट लगा चुके हैं। इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर ये है कि f ऑफ t इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट 1। ओके, तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.1 की जाने। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम टेस्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक हो गया। ए पार्ट में आपके पास फंक्शन गिवन है टी आई प्लस 3j माइनस 1 माइनस टी के। यहाँ पर टी आई आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक, 3j सेकेंड और 1 माइनस टी थर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंपोनेंट पे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट लगाते हैं, फिर सेकेंड और इस तरह से थर्ड, और फिर एंड पर हम देखेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ टी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम f1t यानी फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे जो कि t के इक्वल है। ठीक हो गया। और सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि आप यहाँ पर कोई डोमेन पुट करें कि आपके पास फंक्शन डिफाइंड हो। तो यहाँ पर देखिए 1 अगर मैंने पुट किया तो यहाँ पर भी 1 आ चुका। अब आपको यहाँ पर डोमेन के पुट करने से एक यूनिक रेंज मिल रही है, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास ये वाली वैल्यू डिफाइन है। ऐसी बात है, ठीक हो गया। ओके, तो आप सेकंड रिक्वायरमेंट जानते हैं कि अब हम लिमिट लगाएंगे अपने फंक्शन पर। तो यहाँ पर देखिए लिमिट लग चुकी है। ठीक हो गया। अब सिंपल टी में वैल्यू पुट करें 1, तो यहाँ पर आ चुका आंसर 1। अब अगर हम थर्ड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप जानते हैं कि आपके पास पहली 2 रिक्वायरमेंट के आंसर इक्वल आने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि इक्वल हैं कि नहीं। यहाँ पर देखिए 1 और ये भी 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। इसका मतलब कि फर्स्ट कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस है। ऐसी बात है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। ओके, अब अगर हम बात करें सेकंड कंपोनेंट की तो यहाँ पर देखिए f2t इक्वल्स टू 3, क्योंकि यहाँ पर t नहीं है तो अब अगर आप लिमिट भी लगाएंगे तो कांस्टेंट ही है। ऐसी बात है, और फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक, ओके, अब अगर हम बात करें थर्ड कंपोनेंट की तो यहाँ पर देखिए थर्ड कंपोनेंट था 1 माइनस टी। सिंपल हम पहली कंडीशन के मुताबिक डोमेन पुट करेंगे तो यहाँ पर 1 आ चुका। आप जो चाहें पुट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए टी में 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है। इसका मतलब फंक्शन डिफाइन है। ओके, फिर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी अप्रोचेस टू 1, f3t इक्वल्स टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 1 और 1 माइनस टी। ठीक, अब यहाँ पर टी में 1 पुट कीजिए, अगेन 1 माइनस 1 हो जाएगा। ओके, जिसका आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ऐसी बात है। ओके, अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट 2 कंडीशन के आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम है। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड कंपोनेंट भी कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। ऐसी बात है। ओके, तो अब हम लिखेंगे एज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एफ ऑफ टी आर कॉन्टिन्यूस फॉर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूस। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन गिवन है जी ऑफ टी इक्वल्स टू टी आई माइनस टी पावर -1 के। ठीक, यहाँ पे क्योंकि पावर -1 में है तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1/t के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम पहले कंपोनेंट की बात करेंगे जहाँ पर हम तीनों की तीनों कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं आपका फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, t है, तो यहाँ पर आप तमाम के तमाम रियल नंबर डोमेन में ले सकते हैं। ऐसी बात है। ठीक हो गया। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 आंसर आ चुका है, आपका फंक्शन डिफाइन है। इसी तरह से अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो t अप्रोचेस टू 1, जी ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट t अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे t में पुट करें वैल्यू 1, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अब दोनों का आंसर कंपेयर करें पहली 2 रिक्वायरमेंट का, तो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जी ऑफ टी का फर्स्ट कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। ओके, लेकिन हम अगर बात करें सेकेंड कंपोनेंट की तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास डिनोमिनेटर में t है, तो जैसे यहाँ पर t में 0 पुट होगा -1/0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, वहाँ पर हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसी बात है। तो यहाँ पर आप 0 पुट नहीं कर सकते। इसके अलावा
टी में तमाम के तमाम रियल नंबर्स आ सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस था, सेकेंड कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस है लेकिन टी इक्वल नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। ओके तो इस तरह से हम लिखेंगे फिर जी ऑफ टी इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ टी एक्सेप्ट ज़ीरो। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ओके अगर बात कर ली जाए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी की, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन गिवन है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई टी ब्रैकेट टी आई प्लस टी इनवर्स जे प्लस 3 के। सबसे पहले ई टी को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो यहाँ पर आ जाएगा ई टी आई प्लस ई टी माइनस 1 जे ई टी 3 के। ओके अब यहाँ पर देखिए तो पावर -1 में, तो नेक्स्ट स्टेप पे आप टी को डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़, यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू अपनी जगह पर, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा ई टी बाई टी जे। ओके अब तो आप नेक्स्ट स्टेप जानते हैं जी कि हम तीनों के तीनों कंपोनेंट पर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट लगाएंगे, ऐसी बात है। तो चलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की जानिब। ओके यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट कंपोनेंट था ई टी और टी, ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर मैं डोमेन पुट करने लगी हूँ 1, ठीक, तो यहाँ पर देखिए E1 आ जाएगा और टी की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। ई में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपके पास फंक्शन डिफाइन होगा, चाहे तो आप कैलकुलेटर पे फाइंड करके देख लें। ओके अब अगर हम सेकेंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप जानते हैं कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे फंक्शन पर, तो यहाँ पर देखिए लिमिट आ चुकी। ओके जहाँ पर t अप्रोचेस टू 1। ओके अब यहाँ पर 1 पुट कीजिए t में और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा E1। ओके अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट टू कंडीशंस के आंसर को मैच कीजिए, तो देखिए सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। ओके सेकेंड कंपोनेंट की बात करें अगर हम, तो सेकेंड कंपोनेंट था ई टी बाई टी। ओके अब देखिए तो डिनोमिनेटर में टी आ चुका है, जैसे आप टी में यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ऐसी बात है, इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एफ टू टी कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी एक्सेप्ट 0। समझ रहे हैं बात को? ओके अब अगर हम इसी तरह से थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो हमारे पास थर्ड कंपोनेंट इक्वल है ई टी 3 के, ऐसी बात है। अब यहाँ पर देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट है, ठीक, तो आप यहाँ पर टी में कोई भी वैल्यू पुट करेंगे आपका फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास थर्ड कंपोनेंट कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी। तो फाइनल आंसर क्या आ चुका कि एफ ऑफ टी इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टी एक्सेप्ट 0। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट में हम 0 को पुट नहीं कर सकते थे, ऐसी बात है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ क्या बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि हम कॉन्टिन्यूटी टेस्ट को किस तरह से अप्लाई करेंगे। ओके अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन गिवन है टी आई प्लस रूट टी जे डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी स्क्र प्लस टी। यहाँ पर देखिए तो आपके पास फंक्शन गिवन है रूट की फॉर्म में। आप पहले से जानते हैं कि अगर रूट में 0 हो तो वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन जैसे नेगेटिव वैल्यूज़ आप डालेंगे रूट में तो आपके पास आंसर आयोटा की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। इस वजह से हम अवॉइड करते हैं नेगेटिव वैल्यूज़ लेना रूट में, ऐसी बात है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमने कॉन्टिन्यूटी टेस्ट लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लेंगे रूट में, वहाँ पर हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आइए एक बार देख भी लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा, टी यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो टी कॉमन लीजिए, इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा टी प्लस 1, देख रहे हैं? ओके अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं नेगेटिव और देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है कि डिसकॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पर देखिए टी की जगह -1 आ चुका, फिर यहाँ पर भी -1, इसी तरह से डिनोमिनेटर भी -1 और यहाँ पर टी था, इधर भी -1। अब यहाँ पे देखिए तो न्यूमरेटर एज इट इज़ आ चुका, क्योंकि यहाँ पर -1 की वैल्यू आ रही है तो अगेन आयोटा की फॉर्म में आंसर आएगा, ठीक हो गया। डिनोमिनेटर में -1 + 1 0 होता है, लेकिन यहाँ पर भी -1 आ चुका है।
तो अब हम तो -1 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ऐसी बात है, तो हम क्या लिखेंगे इस तरह से कि हमारे पास g ऑफ t इज़ कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ t एक्सेप्ट नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा जब t बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इस उम्मीद के साथ कि आप बेहतरीन तरीके से कॉन्टिन्यूटी टेस्ट को समझ चुके होंगे और यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है।